हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फिजिक्स से आपको अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर फिजिक्स के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग फिजिक्स का स्टडी करेंगे, एक एक करके चैप्टर वाइज स्टडी कराया जाएगा ताकि आपका फिजिक्स के ऊपर कॉन्सेप्ट काफ़ी मजबूत हो जाए और आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो पहला चैप्टर है गति, मोशन। तो आइए जाने गति या मोशन होता क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है तो उसे गति या मोशन कहते हैं। गति 3 टाइप्स के होती है। नंबर 1, सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में गतिमान हो तो उसके गति को सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। जैसा कि आपको दिखाया गया है, मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था और फिर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसे ही हम लोग करेंगे सरल रेखीय गति। सेकंड, वक्रीय गति, एंगुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व लाइन या वक्रीय मार्ग में गतिमान हो तो उसे हम लोग वक्रीय गति या एंगुलर मोशन कहते हैं। उसका मार्ग कर्व होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। थर्ड, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूमता है, उसका जो पथ होता है वो पूरा सर्कुलर होता है। तो ये 3 तरह से हम लोग मोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील होता है तो कितना लंबा दूरी तय करता है वही उसका डिस्टेंस या दूरी कहलाता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश्य राशि है। और इसका वैल्यू हमेशा धनात्मक होता है। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। किसी वस्तु के आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। दूरी और विस्थापन दोनों अलग अलग होते हैं। दूरी का मतलब हुआ टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया, और विस्थापन का मतलब हुआ कि उसका प्रेजेंट पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का सेंस होता है। तो यहाँ समझिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से बी को जाता है
तो अगर आप से पूछा जाए ए और बी के बीच का दूरी कितना है, तो आपको इस टोटल डिस्टेंस को लेना होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपको ए टू बी का शॉर्टेज डिस्टेंस लेना होगा और इसका डायरेक्शन होगा ए टू बी। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। वेलोसिटी विस्थापन के दर को कहते हैं। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। कहने का अर्थ है कि प्रति सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, वही किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। तो इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बाई समय। तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। यहाँ एस से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया गया है, एस से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया गया है, और यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड में नाप सकते हैं। स्पीड चाल। एक सेकंड में तय की गई दूरी को हम लोग स्पीड या चाल कहते हैं। तो यह दूरी का दर है। इसका फॉर्मूला होता है दूरी बाई समय, डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। डी से डिस्टेंस को दिखाया गया है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट वेलोसिटी के यूनिट के समान है। एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग परिवर्तन के दर को हम लोग एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बाई समय अंतराल। सपोज किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u1 था और वहाँ से वह u2 हो गया, और इस चेंज होने में उसे t टाइम लगा। तो उसके एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, u2 माइनस u1। u2 क्या है? फाइनल स्पीड। u1 क्या है? इनिशियल स्पीड बाई टाइम। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर SI यूनिट में होगा और सेंटीमीटर CGS यूनिट में होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे बार बार आपको न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आइए इसे समझने का हम लोग कोशिश करें। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट u के स्पीड से चलना शुरू करता है, तो उसका जो स्टार्टिंग स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी है वह क्या है? u है। वह एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नियमित त्वरण a लेकर चलता है। t टाइम के बाद वह s दूरी को तय करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और फाइनली उसका स्पीड
या वेलोसिटी बोलेंगे यहाँ पर, उसका वेलोसिटी v हो जाता है। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट u के वेलोसिटी से चलना शुरू किया, a का एक्सीलरेशन लेके, यह एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब यह एक्सीलरेशन हर जगह एक समान है, कहीं बदल नहीं रहा है। आफ्टर t टाइम उसका वेलोसिटी v हो जाता है और इसी टाइम में वो उसका डिस्प्लेसमेंट s होता है। तो हम लोग यहाँ से 3 इक्वेशन पाएंगे। नंबर 1 इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। सेकेंड होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मतलब हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट, वह बराबर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। तो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो आप सेकेंड फार्मूला का हेल्प लेंगे, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो फर्स्ट फार्मूला का हेल्प लेंगे। इन दोनों में टाइम का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मालूम है और आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो आपके लिए थर्ड फार्मूला है, इसमें टाइम का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? कोई स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है या कोई गतिशील वस्तु गतिशील अवस्था में ही बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूटन के फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट को आपने जाना। अगर इस स्टेटमेंट को तोड़ के समझें तो इसका 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपना जो स्टेट है, चाहे वो स्थिर हो या गतिशील हो, अपना अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहता है। दूसरा पार्ट कहता है कि अगर अवस्था में परिवर्तन करना है तो उस पर बाहरी बल लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों को इनर्शिया या जड़त्व का कॉन्सेप्ट मिलता है। किसी वस्तु का अपने अवस्था में बने रहना, स्थिर का स्थिर रहना, गतिशील का गतिशील रहना, इसे ही हम लोग जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। यही कारण है कि इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। साथ ही साथ इससे हम लोगों को फोर्स का भी डिफिनीशन मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है, तो नंबर 1 इनर्शिया और डिफिनीशन ऑफ फोर्स। इससे फोर्स का सिर्फ परिभाषा मिलता है, उसका माप नहीं मिलता है। अब समझें कि जड़त्व या द्रव्यमान क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है। अभी आप लोगों ने जाना किसी वस्तु का अपने पूर्व अवस्था में बने रहना, गतिशील का गति अवस्था में रहना और स्थिर का स्थिर अवस्था में रहना जड़त्व या इनर्शिया कहलाता है। इस जड़त्व को हम लोग
द्रव्यमान के रूप में मापते हैं। तो जड़त्व का माप ही द्रव्यमान है या मास है। तो जड़त्व के माप को हम लोग द्रव्यमान या मास कहते हैं। मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यदि किसी वस्तु का मास ज़्यादा है तो उसमें इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। मोमेंटम, संवेग। मोमेंटम या संवेग क्या होता है? मोमेंटम या संवेग को स्मॉल p से हम लोग डिनोट करते हैं, और यह मास इनटू वेलोसिटी होता है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं है, अर्थात वह रेस्ट में है, तो उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी ज़ीरो है। तो आपके पास मास रहते हुए भी मोमेंटम ज़ीरो होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट पहले समझते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन का दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और बल के दिशा में होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड ऑकर्स इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसका स्टार्टिंग स्पीड u है और फाइनल स्पीड v है, और मास क्या है? m है। तो मास जो होगा, पहले m था तो बाद में भी m होगा, क्योंकि मास चेंज नहीं होता। तो इसका जो स्टार्टिंग मोमेंटम होगा mu हो जाएगा, और फाइनल मोमेंटम mv हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस स्टार्टिंग मोमेंटम बाई t। p2 फाइनल मोमेंटम को डिनोट करता है और p1 स्टार्टिंग मोमेंटम को डिनोट करता है। अब फाइनल मोमेंटम के जगह हम लोग mv को पुट कर देंगे और स्टार्टिंग मोमेंटम के जगह हम लोग mu को पुट कर देंगे और बाई t। तो यहाँ से आपका f जो मिलेगा, m कॉमन हो जाएगा, v माइनस यू बाई t। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया F इक्वल टू ma। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद रखिएगा, नेचर में कोई अकेला बल कार्य नहीं करता है, हमेशा वह पेयर में करता है। आप जो बल अप्लाई करते हैं वह एक्शन है, और साथ ही साथ उसका रिएक्शन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो अकेला बल कभी नहीं हो सकता है। मोशन अंडर ग्रेविटेशन। तो आज के क्लास में आप लोगों को यहाँ तक बताया गया। नेक्स्ट क्लास में बाकी टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग जानिएगा मोशन अंडर ग्रेविटेशन। धन्यवाद। आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाले सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन
आपको मिलता रहे।